बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मलेशिया की लेटेस्ट अपडेट्स जी कॉलिंग वीज़ा के ऊपर और विज़िट वीज़ा के ऊपर क्या है। इसके साथ साथ मलेशिया में बहुत सारे लोग जो हैं हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जी हमें मलेशिया में कारोबार कैसे करना सकते हैं और किस तरह हम बिज़नेस कर सकते हैं अगर हम कारोबार वहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो मलेशिया का बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा लेके जा रहे हैं और वो विज़िट वीज़ा जो है वो उनको क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों उनको कॉलिंग वीज़ा के ऊपर ही जाना चाहिए या वर्क वीज़ा के ऊपर ही जाना चाहिए, इसमें क्या टेक्निकल रीजंस हैं, ये सारा कुछ हम इस डिस्कस करेंगे व्लॉग में। इसके साथ साथ जो मलेशिया में जो नई गवर्नमेंट आई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, और इस टाइम के ऊपर जो कोटा है 2022 का उसकी क्या पोजीशन है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम जो है आज के व्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि यार एक्चुअली जो है वो सिचुएशन है क्या इस टाइम के ऊपर। मलेशिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि जी हम मलेशिया में जाके कारोबार किस तरह सेटल कर सकते हैं और किस तरह बिजनेस कर सकते हैं। देखें, इसकी बहुत सारी टेक्निकल रीजंस हैं। जैसा कि आप यूरोप में जाते हैं और अगर यूरोप में कारोबार करना चाहते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, और आपकी तगड़ी सी बैंक स्टेटमेंट है तो आप जाके अपना कारोबार वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन मलेशिया में थोड़ा सा प्रोसेस सिमिलर टू यूएई है कि आपको बाकायदा एक बंदा जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है उसके पास इस चीज़ का परमिशन लेटर होना चाहिए कि वो वहाँ पे कारोबार कर सकता है। फिर वो आपको जो है परमिशन दिलवाता है कि जी या आपके साथ वो पार्टनरशिप करेगा या आपको वो परमिशन लेके दे देगा, या वो लेटर आपको जो देगा उसके बिहाफ के ऊपर आप जो है वो वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज़ में देखा ये गया है कि मलेशियंस जो हैं वो जो भी कारोबार करते हैं उनको खुद अलाउ है पहले बिज़नेस सेटल करने का। आप पाकिस्तान से, भारत से जाके आप डायरेक्ट बिज़नेस नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर स्पॉन्सर चाहिए जो बंदा आपको स्पॉन्सर करे। अगर आपके पास स्पॉन्सर अच्छा है, अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है, कोई भाई है जिसको स्पॉन्सर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, अब अलाउ होने के लिए वहाँ की नेशनलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर जो है आप वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो टेक्निकल मसला है वो कॉलिंग वीज़ा को लेके है। बहुत सारे लोग जो हैं वो विज़िट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं और विज़िट वीज़ा के ऊपर सोच रहे हैं कि यार हम जाते हैं और कारोबार बिज़नेस करेंगे, या हम जो है विज़िट वीज़ा के ऊपर जाके हम जो है कोई कॉलिंग वीज़ा में उसको कन्वर्ट करवा लेंगे। तो जाने से पहले कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो आपको जो देखनी पड़ेगी कि इस टाइम के ऊपर जो कॉलिंग वीज़ा है उसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए है। जो कॉलिंग वीज़ा है और वर्क वीज़ा है उसके जो पैसे इस टाइम के ऊपर जितने भी एजेंट और कंसल्टेंट चार्ज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हैं जिनके पास वीज़ा आ रहा है और वीज़ा जो है वो देते हैं, और बाकायदा जो है वो आपसे तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वो वेरी करता है कि आप किस कॉलिंग वीज़ा में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, प्लांटेशन में जा रहे हैं, या आप किसी और कॉलिंग वीज़ा में जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो जो दूसरी सबसे अहम बात है इसमें कि अगर आपका वहाँ पे नहीं कोई जान पहचान रहा और आप विज़िट का प्लान बना रहे हैं तो आप जो है उसको बेहतर ये है कि कॉलिंग वीज़ा में कन्वर्ट करके जाएँ, वहाँ कॉलिंग वीज़ा परचेज़ कर लें। इस टाइम के ऊपर 2022 का कोटा तकरीबन ख़त्म हो चुका है और 2022 का साल भी ख़त्म होने वाला है, और आपको पता है कि जो कोविड सिचुएशन के बाद जो इस टाइम सारी पोजीशन है वो जितने भी कॉलिंग वीज़ा पेंडिंग पड़े हुए थे वो सारे इशू हो चुके हैं, और तमाम गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पे कोटा पूरा करना था वहाँ कर लिया। 2023 का कोटा जब आएगा तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अब ऐसा क्यों है, बेसिकली जो कॉलिंग वीज़ा है उसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 5 से 6 लाख है, और आपका विज़िट के ऊपर भी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं। तो 1 लाख रुपए को लेके आप जो है वो मत कंसिडर करें कि जो है वो आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाएं और वहाँ पे जाके आपको जॉब ना मिले और फिर आप वैसे ही वापस आ जाएं और फिर आपको पैसे ज़ाया हों। तो बेहतर है कि आप ऐसे किसी जो कंसल्टेंट है जो आपका, या जो एजेंट है जिससे आपके बहुत सारे लोगों ने जो है वो अगर वीज़ा लिए हुए हैं और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है तो आप उस बंदे से रब्ता करें। जो कोई कॉलिंग वीज़ा अच्छा सा आता है तो आप जाएँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉलिंग वीज़ा जब ले रहे होते हैं तो उनका दिमाग इसके ऊपर होता है यार ठीक है जो भी कॉलिंग वीज़ा मिलता है तो चले जाते हैं। लेकिन आपने कुछ ख्याल करना है, जब कॉलिंग वीज़ा आप लें तो किडा का आपने नहीं लेना। किडा का जो है वो लेने का आपको नुकसान ये है, नॉर्मली किडा को कहा जाता है कि जो शॉप का वीज़ा होता है, जो आप डेली मोबाइल शॉप्स हैं, आपके मार्ट्स हैं, इनका कॉलिंग वीज़ा अगर निकलता है तो ये आप कोशिश करें अवॉइड करें लेने से। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि आपको छुट्टी उसमें नहीं मिलती, और जिस तरह बाकी नॉर्मली जो वीज़ाज़ हैं उनमें आपको प्रॉपर छुट्टी मिलती है, आपका ओवर टाइम लगता है, आपके पैसे इंक्रीज़ होते हैं, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर आप वीकेंड पे काम करते हैं तो डबल काम आप कर सकते हैं, आपको डबल पैसे मिलते हैं।
ज़ाहिर सी बात है वीकेंड के ऊपर जो है जो ओवर टाइम है उसके पैसे भी डबल होते हैं या 1.5 होते हैं। लेकिन अगर आप शॉप के वीज़ा के ऊपर जाएंगे, कोई मोबाइल शॉप है, कोई जनाब आपका इसके अलावा कोई भी आपका कोई मार्ट के ऊपर आपको वीज़ा इशू कर रहा है या कोई एक सेलमैन की जॉब है, तो आप ये देख लें कि पहले उससे चीज़ें अपनी सारी क्लियर कर लें कि कोई छुट्टी का मसला है, आपका ओवर टाइम भी नहीं लगेगा, नौकरी का टाइम भी ज़्यादा है और आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप ऐसे कॉलिंग वीज़ा में जाएँ जो कॉलिंग वीज़ा आपके लिए बेहतर हो, जिसमें छुट्टियाँ हों, ओवरटाइम हो, पैसे अच्छे हों। नॉर्मली अगर आप ओवरटाइम के साथ पैसे लगाते हैं तो लोग जो हैं वो कहते हैं जी 3-4 हज़ार रिंगिट कमा लेते हैं लोग। तकरीबन आप माइंड में रखें, आप 2500 से 3000 रिंगिट ओवरटाइम लगा के कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी रीज़न ये हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पेट्रोनॉस का क्या स्टेटस है? देखें, पेट्रोनॉस वहाँ पे बहुत सारे हैं। कुछ पेट्रोनॉस के ऊपर जो है वो आपको जॉब मिल जाती है, आप पेट्रोनॉस में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आपको जो बंदा वीज़ा इशू कर रहा है, अगर वो पेट्रोनॉस का इशू कर रहा है तो आप तसल्ली ये कर लें कि काम एक्चुअली है क्या। काम वहाँ पे अच्छा है, पेट्रोनॉस में आपको पैसे अच्छे मिलते हैं और कुछ पेट्रोनॉस में मलेशियंस खुद काम करते हैं और कुछ पेट्रोनॉस के ऊपर जो है वो कोशिश करते हैं कि हम फॉरेनर्स को लेके आएँ। तो ज़रा ये आप पूछ लें प्रॉपरली कि कहाँ पे है पेट्रोनॉस, और क्योंकि पेट्रोनॉस उनके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं और उनकी रिग्स लगी हुई हैं, साइट लगी हुई हैं पेट्रोल की और ऑयल की, वहाँ पे डिगिंग हो रही है, तो वहाँ पे पेट्रोनास के पैसे अच्छे मिलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जब ऑयल सेक्टर के ऊपर पैसे हैं अच्छे हैं, तो इस तरह पेट्रोनास में भी आपको मलेशिया में अच्छे पैसे मिलते हैं। अनवर इब्राहिम साहब ने जब वजारत उज़्मा का जो है वो हलफ उठा लिया है, अब नई काबीना आएगी, इमिग्रेशन में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इमिग्रेशन वो काम जो है या किस तरह कोटा निकलता है, 2023 का जो कोटा है वो बहुत अहम है। और अनवर इब्राहिम साहब जो हैं वो किसी हद तक डॉक्टर महातीर मोहम्मद के साथ काम करते रहे और डॉक्टर महातीर मोहम्मद के साथ उनका काफ़ी हद तक टाइम गुजरा है। 97-98 में जो है इनके दरमियान कुछ क्लैशेस आए, जिसको लेके अनवर इब्राहिम ने जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली डॉक्टर महातीर मोहम्मद से। और उसकी एक मेन वजह ये थी कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कुछ उनकी पॉलिसी फैक्टर्स थे, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर उनका इख्तलाफ आया, जिससे अनवर इब्राहिम ने जो है अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन इसके बाद जो है जब अभी पीछे गवर्नमेंट आई 2019 में, तो 19-20 में, तो डॉक्टर महातीर ने उनको ये चीज़ इलेक्शन जब स्टार्ट हुए 2018 में, तो उनको ये कहा गया इस ये इनका इलेक्शन उनका आखिरी है, इसके बाद जो है वो अनवर इब्राहिम जो है वो सरबराही करेंगे डॉक्टर महातीर की पार्टी का। लेकिन ये नहीं हो सका और डॉक्टर महातीर ने जो है ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन उसका क्या उनको नुकसान हुआ कि ठीक 8 महीने के बाद डॉक्टर महातीर की गवर्नमेंट चली गई। डॉक्टर महातीर की गवर्नमेंट जाने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो डॉक्टर महातीर की इटसेल्फ गवर्नमेंट को हुआ। और इस टाइम के ऊपर डॉक्टर महातीर जो हैं वो अपनी जो उनकी अपनी आबाई सीट है वो भी हार चुके हैं। लेकिन अनवर इब्राहिम जो कि जिनके बारे में बहुत सारे स्कैंडल्स भी खुले, बहुत सारे जो है वो उनके अगेंस्ट करप्शन के केसेस भी हैं, जैसा कि बताया भी गया है बहुत सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर। तो अगर आप अनवर इब्राहिम की जो इक़्तिसादी पॉलिसी है उसको देखें, तो हो सकता है कि लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर महातीर की इक़्तिसादी पॉलिसी को ही वो फॉलो करेंगे और उसी को लेके चलेंगे, जो कि मलेशिया की इक़्तिसादी पॉलिसी या मलेशिया की इकॉनमी के लिए अच्छा एक शुगन साबित होगा। इसके साथ साथ जो मलेशिया में अभी नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या आती है, नए कोटे कहाँ-कहाँ आते हैं, कहाँ-कहाँ जो है वो वीज़ाज़ इशू निकलते हैं, कॉलिंग वीज़ा कहाँ-कहाँ निकलते हैं, ये 2023 के शुरू में पता भी लग जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आप मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप जो हैं वो इस व्लॉग को ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएँ। और कॉलिंग वीज़ा पे जाने का अगर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप विज़िट पे जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा रुक जाएँ। अगर अपने वहाँ पे रेफ़रेंस बनाएँ, रेफ़रेंस बनाने से पहले मत जाएँ, क्योंकि जिनके रेफ़रेंस होंगे उनको तो जॉब मिल जाएँगी, लेकिन अगर रेफ़रेंसेस ना हुए तो शायद आपको जॉब लेना मुश्किल हो जाएगा। आई होप ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं जी एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।